तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के ग्राफ की। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1619 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 22 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। बता दें, रायपुर में 70, जशपुर में 111, रायगढ़ में 135 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर दुर्ग में 38, बलौदा बाजार में 78 तो सरगुजा में 83 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 29,378 पहुंच गई है। तो पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 1619 केस सामने आए हैं। वहीं 22 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैक्सीन के अलग अलग डोज और ब्लैक फंगस जैसे कई मुद्दों को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, जिसको लेकर हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन से बातचीत की न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। तो इस वक्त प्रदेश में वैक्सीन चल रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चर्चाओं का बाजार भी गर्म होता है। तो हमने सोचा कि इस बाजार में जो चर्चाएं हैं उनको विराम देने के लिए, उसकी सही स्थिति जानने के लिए एक ऑथेंटिक पर्सन से बात की जाए। हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे साथ हैं। सर, एक चर्चा बाजार में है कि वैक्सीन जो है, पहले ही वैक्सीन कोई और लगा ली जाए, दूसरी कोई और लगा ली जाए तो भी फायदा हो जा रहा है। अभी इसका क्या स्टेटस और क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, ऐसा मीडिया के थ्रू सुनने में आया है कि किसी जगह में जिनको कि कोविशील्ड लगा है उसने फिर बाद में कोवैक्सीन लगा लिया। देखिए, थ्योरेटिकली इस प्रकार से वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंटली लगवा लिया होगा किसी ने, लेकिन चूंकि दोनों ही वैक्सीन एक अलग अलग टाइप की वैक्सीन है। एक डेड वायरस से बनी हुई वैक्सीन है और एक जो है वायरस को कैरी करने वाली जो प्रोटीन है उसकी वैक्सीन है। तो एक वैक्सीन को पहले लगवाना और उसके बाद एज ए बूस्टर दूसरा वैक्सीन को लगवाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जो वैक्सीन पहले आपको लगा है एज ए फर्स्ट डोज, उसी वैक्सीन को एज ए सेकेंड डोज लगाने से ही आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। एक बात और सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन जिनका हो गया है, ब्लैक फंगस का खतरा उनको कम है। हाँ, सीधी सी बात है कि जिनको वैक्सीनेशन हो गया है तो उनको कोरोना होने का खतरा कम है, क्योंकि ब्लैक फंगस जो है उन्हीं लोगों में ही देखा जा रहा है अभी के दौर में कि जिनको कोरोना हुआ है उन्हीं को ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है। तो वैक्सीनेशन लगाने से चूँकि कोरोना कम होगा, इसलिए ब्लैक फंगस भी कम होगा। ब्लैक फंगस का वैक्सीन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। थर्ड स्ट्रेन को लेकर क्या आप लोगों के बीच भी चर्चा होती होगी? कुछ अंदाज़ा कब आ सकता है, कैसा होगा स्वरूप? फिलहाल कुछ कह पाना संभव है? देखिए, ये कब होगा और कितने मैग्नीट्यूड में होगा, कितना घातक रहेगा, ये अभी से प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। क्योंकि ये वायरस जो है अपना स्वरूप लगातार बदल रहा है, इसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो ये संभावना जरूर रहती है कि फिर से ये एक दूसरे रूप में उभर करके आ जाए, जैसे कि विदेशों में देखा गया है। बिल्कुल, देखिए, वैक्सीन लगवाना सभी को चाहिए और वैक्सीन लगाने से क्या फ़ायदे हैं डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं। ब्लैक फंगस का खतरा कम हो जाता है क्योंकि आपको कोरोना का खतरा कम हो जाता है, इसीलिए वैक्सीन लगवाना सबको चाहिए। और पहली डोज किसी और की, दूसरी डोज किसी और की, इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसका कोई फिलहाल कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया है। इसीलिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलने में ही आपकी हमारी भलाई है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक तरफ 18 साल से अधिक उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन होने के बावजूद लोग वैक्सीन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए सीएमएचओ को जानकारी दी। बहुत जल्दी वो तो हम खरीद रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन उसको खरीद रही है, तो जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन है। तो 18 प्लस वालों से भी मेरा निवेदन है कि आपके माँ बाप या दादा दादी या आपके घर में काम करने वाले लोग यदि वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाएं। जब तक के 70-80% लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे
हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े जिले को प्रभावित किया। कवर्धा जैसे छोटे जिले में भी अप्रैल और मई महीने में लोगों के लिए ये महीने भारी पड़ गए। मई में ही 200 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मार्च में जहां सिर्फ 2 लोग कोरोना से संक्रमित थे, तो वहीं अप्रैल में तादाद 5000 तक पहुंच गई थी। कवर्धा प्रशासन ने अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। 600 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर को बढ़ाकर अब 800 बिस्तर का किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के अलावा सभी 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी अब 25-25 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया जाएगा, जिसे जिले में 600 ऑक्सीजन सिलेंडर और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। इन सबके बीच स्टाफ की भर्ती के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खासतौर पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की भर्ती की योजना तैयार की गई है। बेसिक रूप से हमारे यहाँ रिकवरी की रेट तो बहुत अच्छी है। आज की स्थिति में हमारे पास सिर्फ 511 ही एक्टिव पेशेंट रहे हैं, जबकि आज से 15 दिन पहले हमारे पास एक्टिव पेशेंट की संख्या 5300 के आसपास थी। तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ अभी डेथ की रेट में रफली 1.3% के आसपास है टोटल डेथ रेट। बाकी पेशेंट हमारे रिकवरी में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेली से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने मुंगेली वासियों को सौगात दी है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। बता दें, वर्चुअल माध्यम से इस स्कूल का लोकार्पण किया गया। विधायक पुन्नू लाल मोहले, सांसद अरुण साव भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल सीएम भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका लोकार्पण कल वर्चुअली किया गया। और इस मौके पर विधायक पुन्नू लाल मोहले और सांसद अरुण साव भी सीएम भूपेश बघेल के साथ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ ने जेंडर इक्वालिटी में यानी लैंगिक समानता में देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया। यानी यहां पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो देश में सबसे बेहतर है। इसके पीछे क्या कारण है? जागरूकता, सरकारी योजनाएं या कुछ और? इस पर बंसल न्यूज ने खास बातचीत की महिलाओं और ग्रामीण अंचल में काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता इंदु साहू से। में जेंडर इक्वलिटी में नंबर 1 आने के पीछे क्या वजह है, क्या यहाँ का ट्रेडिशन है, समाज है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता इंदु साहू जी हैं, जिनका एक अपना एनजीओ भी है, लगातार महिलाओं पर काम करती हैं, बच्चियों पर काम करती हैं। इंदु जी, नंबर 1 छत्तीसगढ़ आया है जेंडर इक्वलिटी पर, इसके पीछे क्या रीज़न आप देखती हैं? क्या कोई बदलाव आ रहा है? जी, बदलाव तो आ रहा है। जो सरकार की योजनाएं जो बन रही हैं, जिसमें वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कई चीज़ों में रहे, इसकी वजह से थोड़े बहुत बदलाव आ रहे हैं। लेकिन समाज को अपने आप में बदलने में बहुत समय लगेगा। दूसरा एक जो मैं सोचती हूँ कि अगर नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल क्षेत्र है। 70% जो है हम लोग ट्राइबल हमारा छत्तीसगढ़ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल जो लोग होते हैं, जो जनजाति होती है, उसमें जो उनके अपनी जो सोच होती है, उसमें वो जेंडर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं। तो एक कारण ये हो सकता है, जो मैंने बस्तर वगैरह के क्षेत्रों में अंदर जा के काम किया है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं किया जाता है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ट्राइबल क्षेत्र की बात की, महिला वहाँ पर लीड रोल में होती हैं, लेकिन अर्बन एरिया, शहरी एरिया की बात करें, हम यहाँ भी देखते हैं छत्तीसगढ़ में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, कमाती हैं, एक्टिव रहती हैं। क्या ये भी एक वजह है? क्या इसे भी बदलाव के तौर पर? महिलाएं छत्तीसगढ़ में ज़्यादा काम करती हैं, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा मजबूरी के तौर पे काम करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो काम नहीं करते हैं और अनवांटेडली जो जिम्मेदारी होती है घर को चलाने की, वो महिला के ऊपर आ जाती है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की बात है, एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, महिलाएं कमा रही हैं, लेकिन क्या उस कमाए हुए पैसे को खर्च करने का अधिकार उसके पास है? सही एम्पावरमेंट तो ये है। तो ये जेंडर इक्वलिटी में छत्तीसगढ़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ के 70% जो ट्राइबल हैं वो एक बड़ी वजह है, सरकारी योजनाएं बड़ी वजह हैं, लेकिन एक समाज में जो बड़े बदलाव की बात यहाँ पर आ रही है, महिलाएं जब डिसीजन मेकिंग भूमिका में आ पाएंगी
तब इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर यहाँ पर माना जाएगा। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक कल हुई, जिसमें कोविड में कांग्रेस के सेवा अभियान की समीक्षा बैठक की गई। 5 कांग्रेस शासित राज्य यानी पंजाब, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, नानाभाऊ पटोले, अमरिंदर सिंह भी इस बैठक का हिस्सा थे। आपको बता दें, कोविड में आम लोगों की मदद करने से जुड़े प्लान पर इस बैठक में चर्चा की गई। जनता कांग्रेस जोगी की अध्यक्ष रेणु जोगी आज दिल्ली के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रायपुर लौटी। रेणु जोगी ट्यूमर की समस्या से जूझ रही थी और इलाज के लिए दिल्ली गई हुई थी, जहां उनके ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। घर वापसी पर रेणु जोगी ने पार्टी को फिर से मजबूती से खड़े करने का संकल्प दोहराया। रेणु जोगी ने अपनी पार्टी के सेवा अभियान की सराहना की। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय अजीत जोगी के सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाने का संदेश भी दिया। रेणु जोगी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक जोगी बंगले पहुंचे। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़, महतारी छत्तीसगढ़ की जनता और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन सब के आशीर्वाद से और विशेषकर जोगी जी के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर वापस आई हूँ और मुझे बहुत खुशी अपना यहाँ आकर हो रही है। लग रहा है घर वापसी सही मायने में हुई है और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जैसे जोगी जी अपने को सपनों का सौदागर कहते थे, तो उनके कुछ जो सपने अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। भिलाई टाउनशिप में लगातार आ रहे गंदे पानी की शिकायत पर अब दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मरौदा फिल्टर प्लांट का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने फिल्टर प्लांट में पानी की शुद्धता जांची। दौरे के दौरान बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने पानी साफ करने के लिए प्रक्रिया की जानकारी ली। साथ ही लैब और टैंक का जायजा भी लिया। सांसद को बताया गया कि तांदुला जलाशय से आ रहे गंदे पानी की शिकायत के बाद अब गंगरेल बांध से पानी मंगवाया जा रहा है। सब मिलकर कैसे ठीक करें, कहां अभी जो पानी आ रहा है 235 क्यूसेक पानी अभी गंगरेल से दिया जा रहा है। तांदुला का पानी अब बंद कर दिया गया है। उसके कारण कुछ शुद्धिकरण भी दिख रही है। मतलब सिंचाई विभाग ने भी अपनी तत्परता दिखाई है, अपनी भूमिका निभाई है, सरकार का भी सहयोग रहा है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर ज़्यादा फ्लो से पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा शुद्ध पानी, तो जल्दी डाइल्यूट होगा और हम लोगों तक जल्दी अच्छा पानी दे सकते हैं। इधर जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर के साथ गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देते हुए कांग्रेस पार्षद का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नशे की हालत में कांग्रेस पार्षद विक्रम डांगी को देखा जा सकता है, जो सेंटर पहुंचकर पहले तो इंचार्ज डॉक्टर को सरकार का धौंस दिखाते हुए कहते हैं कि उनके वार्ड के कोरोना मरीजों को सेंटर पर कैसे ले आए, और फिर शिकायत करने लगे कि उन मरीजों को कुछ लड़के सेंटर के अंदर छेड़ रहे हैं। जब इस बात की जानकारी ले रहे डॉक्टर ने जांच करने की बात कही तो अचानक पार्षद भड़क गए और डॉक्टर को अपनी पहचान बताते हुए गाली गलौच करने लगे कि सरकार हमारी है और मैं सभापति हूं। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। जानता है कौन मैं? जानता है मेरे को? 50 लाख बुलाऊंगा और मेरी लड़की का फटिया मारेंगे, पूरा मस्त निकालूंगा। वहाँ कौन कर रहा है हम लोग को थोड़ी जिम्मेदारी करा है ना वहाँ पे। तू इंचार्ज है क्या पे? तो अभी मालूम चला है ना सर, हम मारूंगा। कौन को जानता है मेरे को? इसको निकाल, जानता है? पार्षद नहीं, सभापति हूँ मैं यहाँ पे, सरकार मेरा है। लेकिन तू यहाँ पे कोई लेडीज को वहाँ पे एडमिट कर रहे हैं, वहाँ पे लड़का कैसे घुस गया वहाँ पे? कैसे घुसा लड़का? टांग दूंगा तेरे को सुबह। अरे भाई मेरे को अभी मालूम क्या कर रहे थे यहाँ पे? 4 दिन से लड़के यहाँ क्या कर रहे थे तुम? हम लोग इंचार्ज है यहाँ का। राउंड में दो वीडियो के माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं
वो डॉक्टर के साथ में गाली गलौज कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं, ये पूरी तरह से निंदनीय है। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी कृत्य हुई जिस पे पार्षद भड़के हैं, तो पहले जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके तक यह विषय जाना था, और जो भी अगर डॉक्टर की गलती पाई जाती है या वहाँ के कर्मचारी की गलती पाई जाती है, उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई करना था। इस तरीके से जाके सरकार का ध्वज दिखाना और अपने आप को कांग्रेस का नगर निगम का सभापति बना के उसे गाली गलौज करना, ये अपने आप में एक निंदनीय कृत्य है। आगे बढ़ते हैं गरियाबंद से खबर, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर 7 जून को घेराव करने की बात भी कही है। बता दें, सफाई, अवैध निर्माण और सब्जी बाजार की समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों में नाराजगी है, जिसके चलते 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलता फिरता पेट्रोल पंप बनकर लोगों के बीच प्रदर्शन किया और बढ़ती कीमतों के लिए पीएम मोदी को इसका जिम्मेदार ठहराया। दरअसल कई प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है, जिसका देश भर में कई जगहों पर विरोध जारी है। मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमत आज इस देश में 100 रुपए के ऊपर पहुंचा दी है। ये बहुत ही दुख और शर्म का विषय है। इस पेट्रोल की महंगाई की वजह से, डीजल की महंगाई की वजह से इसका बोझा आम आदमी पर आ रहा है और सरकार इसमें कमीशन काट के लोगों का जेब काट रही है। इसको लेकर आज हम लोगों ने ये पेट्रोल पंप बनवाया है, जिसमें मोदी पेट्रोल लिखा हुआ है। मोदी जी का मुखौटा लगाकर ये पेट्रोल पंप सड़क में घूमकर अपनी कहानी कहेंगे कि मोदी सरकार के द्वारा आम जनता के साथ क्या किया जा रहा है। बीजापुर के सिलगेर में सुरक्षा बलों के कैंप को हटाने की मांग को लेकर अड़े ग्रामीणों पर फायरिंग और उसमें 3 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कांग्रेस का जांच दल सिलगेर पहुंचा। कांग्रेस जांच दल ने 2 चरणों में ग्रामीणों से चर्चा की। पहले चरण में ग्रामीणों ने 5 मांगे रखी, जिनमें कैंप हटाने, घटना की जांच रिटायर्ड जज से कराने, मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग शामिल है। इसके अलावा ग्रामीणों ने अपने स्मारक न तोड़े जाने और मूलभूत सुविधाएं देने की मांग भी की है। 2 चरणों की बातचीत के बाद जांच दल ने ग्रामीणों से 1 दिन का समय मांगा। गवर्नमेंट साथियों ने बोला कि मतलब क्या रिटायरमेंट जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज होना चाहिए। उस दिन कौन थे ड्यूटी पे, उनको सस्पेंड करो। जो गोली चलाया गया है उस पर जांच होनी चाहिए। और कैंप कब तक हटेगी और कैंप को तत्काल हटाया जाए। अगर तत्काल नहीं हटा सकते हो तो कितने दिन में हटा दोगे, उसको लिखित में दे दिया जाए। और जो लोगों की वहाँ पर शहीद हुए हैं, जो ग्रामीणों की हत्या हुई है, उन पे जांच होनी चाहिए। और एक ऐसी कमेटी में हम बनाना चाहते हैं करके इन्होंने रखा कि जिसमें कैंप जो है हर जगह कैंप लग के यही लड़ाई हो रही है, उसके लिए कमेटी गठित की जा रही है। उसके लिए आप लोगों का क्या राय, वो बातें रखा गया। वो कमेटी ये है कि सरकार के साथ टैप होगा और जब भी कहीं कैंप लगाने के तो उस कमेटी से सरकार बातचीत करेगी। इसलिए वो एक टीम गठित करने की बात हुई। ये सारे बातों इन्होंने कहा। 6 से 7 मुद्दों पर चर्चा हुई है कि लोग चाह रहे हैं समिति का गठन करें, तो आप लोगों ने कहा है कि निश्चित रूप से आप समिति का गठन करिए कि किस तरह का समिति चाहते हैं, समिति किस स्तर का होगा, उस समिति में कौन कौन मेंबर होगा। निश्चित रूप से आप प्रस्ताव बना के दे दीजिए कमिश्नर साहब से, तो उस पर आप लोग का विचार। और जांच वाली प्रक्रिया है, जांच वाली प्रक्रिया में ऑलरेडी दंडाधिकारी जांच चल रही है, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। और हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप जो भी तथ्य आपके पास है, जो भी प्रूफ है, जो भी एविडेंस है, आप प्रस्तुत करिए। बिना दबाव का निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जो जांच में जो भी बात आएगी निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई। बस्तर के सिलगेर में अभी ग्रामीणों की मौत का मामला ठंडा ही हुआ था कि नारायणपुर में आदिवासियों को नक्सली बताकर मारने की घटना और इसको लेकर कांग्रेसी विधायक चंदन कश्यप के बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत और गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सिलगेर में आदिवासियों की मौत सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है।
इस मामले में सरकार ने जांच समिति तो गठित कर दी है, लेकिन ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ है। और इसी बीच नारायणपुर के कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप ने अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को नक्सल घोषित करने की बात कहकर नई मुसीबत खड़ी कर दी। मैं तो डीआईजी से भी बात किया और उनको ये भी कहा, वास्तव में आप जानते हैं नक्सली हैं तो उनको सूची जारी कीजिए। शासन की जो समर्पण नीति है उस तरह हम उनको आत्मसमर्पण कराएंगे, उनको शासकीय लाभ दिलाएंगे। यहाँ तक कहा तो उन्होंने कहा मैं जारी कर दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने जारी नहीं किया, ना एसपी शायद नहीं बोला है। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसे विधायकों की अंतरात्मा जागने का मामला बताया है। तो जनता कांग्रेस जोगी ने इस मामले पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। जब कुछ लोगों की अंतरात्मा मर जाती है तो उनकी अंतरात्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है और वो जागृत हो जाती है। और अब जो समय आ गया है, 2.5 साल में जिनकी अंतरात्माएं मर गई थी अब वो पुनर्जन्म ले रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो 2.5 साल है वो कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बहुत सारी आत्माएं आएंगी, वो भटकेंगी, वो परेशान करेंगी और कांग्रेस को सत्ता से हटाएंगी। इस पर पटाक्षेप होना चाहिए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी ने यह निर्णय लिया है कि हम जो मृतक परिवार हैं उनकी तरफ से हाई कोर्ट में अगर सरकार ठीक से जांच नहीं करती है, पूरी घटना की जांच नहीं होती है, तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक तो कांग्रेसी विधायक का बयान, उस पर विपक्ष के आरोपों के बीच कांग्रेस खुद को असहज महसूस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम स्वीकारते हैं कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार गंभीर है। पहले भी पत्रकार वार्ता में मैंने उन बातों को स्पष्ट किया है कि सरकार ने दंडाधिकारी जांच का निर्णय लिया है और आज हमारे सांसद महोदय और कांग्रेस की टीम सिलगेर तक जाके वस्तुस्थिति को जानने समझने का प्रयास किया। और हमारे विधायक की जो बात आपने कही है, विधायक जी ने कोई बात कही है तो सरकार भी संज्ञान में लेगी कि वस्तुस्थिति क्या है। फिलहाल सिलगेर मामले में सरकार के सामने ग्रामीणों की मौत को लेकर ग्रामीणों के ही आक्रोश को शांत करना पहली चुनौती है और उस पर अपने ही विधायक का बयान आग में घी का काम कर रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर पुलिस ने केनरा बैंक से धोखाधड़ी कर 3.5 करोड़ रुपए की रकम हड़पने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बैंक का मैनेजर भी शामिल है। जांच में पता चला है कि बैंक मैनेजर ने फ्रॉड में मदद करने के बदले 10 लाख रुपए लिए थे। बीते महीने केनरा बैंक के अधिकारियों की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सुहास हरीशचंद्र का नाम सामने आया था, जिसने बिहार सरकार के ऊर्जा और सड़क विभाग के नकली चेक जमा कर 3.5 करोड़ रुपए की रकम निकाल ली थी। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया कि वो देश के अलग अलग हिस्से में इसी तरह धोखाधड़ी करता था। मुख्य आरोपी सुहास के अलावा बैंक मैनेजर आलोक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 95 और 35 लाख रुपए के 2 चेक भी बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में हाथियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष टालने के लिए वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। हाथी पिछले 5 सालों के दौरान सैकड़ों एकड़ फसल चौपट कर चुके हैं। 21 लोगों की हाथियों के हमले से जान जा चुकी है। हाल ही में वन विभाग ने सजग ऐप शुरू किया था, लेकिन ये भी हाथियों के आतंक से बचाने में ग्रामीणों में ज्यादा मदद नहीं कर सका। ये ऐप उन हाथियों की लोकेशन ही बता पाता था जिसे गले में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं। बता दें कि बीते 5 सालों में वन विभाग 5 करोड़ का पीड़ितों को मुआवजा बांट चुका है। इधर रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने की योजना है, लेकिन ये सेंटर किस स्थान पर बनेगा, इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। निगम प्रशासन ने बस स्टैंड के पास मंगल भवन को डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए चुना था, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए नया स्थान तलाशा जा रहा है।
पार्षदों का कहना है कि डायग्नोस्टिक सेंटर अनुपयोगी भवन में खोला जाना है, जबकि मंगल भवन हॉल हाल ही में बना है और आसपास के 8 वार्डों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि मंगल भवन के रूप में ही इस भवन का लाभ जनता को मिले। वहीं महापौर जानकी काटजू का कहना है कि 4 स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है और जल्द ही किसी गैर विवादित स्थान को चुनकर सेंटर की शुरुआत की जाएगी। बस्तर की पर्वतारोही नैना ने एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई है। बस्तर की नैना ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 8,848 मीटर की चढ़ाई की है। साथ ही उसने माउंट लोहत्से चोटी पर 8,516 मीटर चढ़ाई करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। बता दें कि नैना इससे पहले भी 6,512 मीटर की चढ़ाई करके भागीरथी 2 को फतेह कर चुकी है। साथ ही नैना बस्तर पुलिस और जिला प्रशासन की एम्बेसडर भी है। स्टेशन से बस स्टॉप जा रही हूँ मैं और मैं एक रिक्शे पे जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर में हूँ और थोड़ी आज भीड़ है।